उसी तरीके से हम लोग हुए ना, वो सब पेपर का एनालिसिस देंगे केमिस्ट्री का। एंड मैंने सारे फैकल्टी से कह दिया, अभी नीट का अर्शित सर भी आपको पेपर डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर दिन में, और फिज़िक्स वाले सर भी करेंगे, मैथ्स वाले सर जेई का करेंगे, राइट। तो पूरे पेपर डिस्कशन होना ज़रूरी है। ये आई गेस मैंने इस पेपर के बारे में ऑलरेडी, मैं जब आप लोग का इनिशियल था, मतलब लास्ट अक्टूबर 14 को पेपर हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 14 को हुआ था, अक्टूबर 14, 2020 लास्ट ईयर। तो उसके बाद जब मैं वापस से मतलब क्लास शुरू किया था ऑनलाइन में, तो उस टाइम तक हमारे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं हुए थे, याद है? समझ रहे हो ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में आपके क्या ज़्यादा कंटेंट होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम में भी कहा था कि देखो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, फिर भी हमने 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, देखो 20 में ये आया था बेसिक के लेवल पे। हम लोग एक्सक्लूसिवली पूरा पेपर डिस्कस नहीं कर सके, मैंने आपके सीनियर के साथ किया था, बट आप लोग के साथ नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि वापस से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे कैसा हो जाएगा कि नीट वाले बच्चों को थोड़ा एहसास होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्या लॉजिक लगा के करना पड़ता है। देखो पेपर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका इवन टेस्ट भी होता है ना, वो भी अपने करस्पॉन्डिंग फैकल्टी को बोल दिया करो, सर आज लेक्चर मतलब आवा पेपर डिस्कस कर लो। क्यों? क्योंकि उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपकी क्या गलती हुई थी, और आप लोग को कहाँ पे गलती सुधारना है, और किस तरीके से कौन से लॉजिक जो सर लगा रहा है वही लॉजिक आपको आपके पेपर में लगाना है। समझ रहे हो ना? उस हिसाब से हम लोगों को करना है, राइट। तो जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ अपना नाम मेंशन कर दें, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। शुरू करें? बोलो। चलो ध्यान देना सब। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, जहाँ तक के ऑप्शंस रहेंगे, जहाँ ज़रूरत रहेंगी वहाँ पे हम लोग ऑप्शंस लिखेंगे, अदरवाइज आप लोग को थोड़ा देखना, अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा हमारा, राइट। तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, याद है? इवन हमारा फिनॉल भी उसमें कवर हो गया था। मैंने पढ़ाते वक्त ही बोला था कि आपका जितना भी बेंजीन वाला पार्ट होगा वहाँ इस चैप्टर में आपका कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ रहे हैं ना, तो फिनॉल नहीं पढ़ेंगे। फिनॉल क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिकॉज ऑलरेडी हमारा एरोमेटिक में हो चुका है। अब आप जो नए बच्चे हैं बैठ जाना, एक दिन में फिनॉल करवा दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इन लोगों का ऑलरेडी होके है। हमने पढ़ा ना सर अपना वो डॉस प्रोसेस, रास्टिंग प्रोसेस, क्यूमिन, याद है? सब हम लोगों ने एरोमेटिक में पढ़ा था। अब जरा देखो पहला ही क्वेश्चन है, ओके, पहला ही क्वेश्चन है Which of the following compound is most reactive toward electrophilic substitution reaction? ESR के लिए कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है ESR के लिए? तो याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो? दो टाइप की रिएक्शन होती है। मैं रिंग की बात कर रहा हूं, रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो किसकी कब ज्यादा होगी, कब फास्ट होगी? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं प्लस आई के, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं माइनस आई के। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके? माइनस आई के, है ना? बोलो। और ये इनवर्सली किसके हो जाएंगे? प्लस आई के। क्या समझ में आई बात? कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब बढ़ती है? जब प्लस आई इफेक्ट जुड़ जाए। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब बढ़ती है? जब माइनस आई जुड़ जाए। ऑप्शन जरा देखो। ऑप्शन है, पहला है क्लोरोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन, और चौथा ऑप्शन है फिनॉल।
इसलिए हमें इफेक्ट्स पता होना बहुत जरूरी है। क्या मैंने आप लोगों को इफेक्ट्स पढ़ाए थे सारे? मैंने पढ़ाया था ना। इसका क्या होता है? माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, याद है? मैं सिखा दूंगा आप लोग को भी, ठीक है? बहुत आसान, क्लास के बाद ही आ जाना आप तीनों लोग, चारों लोग जो है ना, मैं सिखा दूंगा ये इफेक्ट कैसे लगा। इन लोग को पता है, याद है ना? मैंने बताया था बेंजीन के बाद अगर कोई एटम है, कोई चिपका हुआ है, उस पर अगर लोन पेयर नहीं है तो माइनस एम माइनस आई, लोन पेयर है तो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। तो ऑब्वियसली NO2 का क्या होगा? माइनस एम माइनस आई, इसका प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, इसका तो कोई है ही नहीं। तो जरा बताओ सबसे ज्यादा प्लस किस में नजर आ रहा? सबसे ज्यादा प्लस किस में नजर आ रहा? प्लस एम, फिनॉल। प्लस एम इज वेरी पावरफुल इफेक्ट। तो जिसके पास ज्यादा प्लस एम होगा उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्ट देता, तो क्या आंसर होता? क्या आंसर होता? 2 Cl नहीं, Cl से ज्यादा पावरफुल NO2 है माइनस में, Cl से ज्यादा पावरफुल क्या है? NO2 है ना? तो अगर हमको पूछा उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में तो आंसर डी इज करेक्ट, और अगर न्यूक्लियोफिलिक के बारे में पूछता तो आंसर बी इज करेक्ट। समझ गए? बोलो यार। तो एक कंसेप्ट हमने सीख लिया कि कभी भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा उतावले होते, तो कौन? प्लस आए, और न्यूक्लियोफिलिक के लिए माइनस आए। अंडरस्टूड? गार्ड बांध के रख लेना, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, पहला ही क्वेश्चन हुआ है मुनीबा, ठीक है? क्वेश्चन ये था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और न्यूक्लियोफिलिक माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अंडरस्टूड? चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जो भी ऑनलाइन भी जुड़े हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। वेट, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और है, ऑर्गेनिक से ही आया। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विद OH? कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, और SN1 पूछा तो तुरंत में SN1 के फीचर याद रख लेना। SN1 या यूनिमोलिकुलर होती, इंटरमीडिएट भी बनता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है ना? और इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होती है कॉन्फ़िगरेशन की, राइट? इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होती है, और कार्बोकैटायन बनता है। इसका मतलब मोर स्टेबिलिटी की तरफ बात हो रही है भैया। जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होंगी SN1 मरेगा जाने के लिए। समझ गए? ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा SN1 रिएक्शन नहीं देगा? ऑप्शन ए है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ऑप्शन बी है CH3 3 टाइम CCl। ऑप्शन सी है बेंजीन रिंग CH2CHCl, एंड ऑप्शन डी है CH2Cl। व्हाट विल बी द आंसर? टेल मी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलो, मैं आपके भी कमेंट्स पढ़ रहा हूं बेटा। व्हाट विल बी द आंसर? What will be the answer? बोलिए, हाँ बोलिए ना, इतना टाइम लगता ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं लगता, बहुत आसान ही है। हाँ बोलो बेटा। डी, किसने बोला डी? अरे बोलो ना, डी किसने बोला? डी या बी? क्या? हाँ देखो, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है SN1, है ना? पहले वो हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोकैटायन बनता है। मान लो अगर ये हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, है ना, ये Cl चला गया, तो Cl जाने के बाद क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी? बोलो, कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबल है, ये रेजो स्टेबल है। क्या है ये?
रेजोस्टेबल है। चलो इसकी बात करते हैं। ये Cl गया तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, और ये कौन सा कार्बोकेटायन है, टर्शरी कार्बोकेटायन है ना, 3 बार CH3 है, ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये भी SN1 देगा, ये भी SN1 देगा। इसकी बात कर लेते हैं। ये Cl गया यहां से, है ना, और ये एक Cl गया, तो क्या हो रहा है, ये भी रेजोस्टेबल है ना, अरे ये भी रेजोस्टेबल है ना, सभी में कार्बोकेटायन बना, कौन सा रेजोस्टेबल नहीं है, C। देखो C रेजोस्टेबल है क्या, C रेजोस्टेबल है ना, तो ये रेजोस्टेबल नहीं है, इसका मतलब आंसर यही, दिस इज ऑल्सो रेजोस्टेबल एंड दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन, दिस इज ऑल्सो रेजोस्टेबल, और ये रेजोस्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कौन सा कैटायन है ये, और हमें पता है प्राइमरी कार्बोकेटायन के लिए SN1 प्रिफर्ड नहीं होता। SN1 क्या होता भैया, SN1 होगा टर्शरी के लिए पहला, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और ऐसे कार्बोकेटायन जो ज्यादा स्टेबल हो, ऐसे कार्बोकेटायन जो ज्यादा स्टेबल हो। समझ गए। हमने एक टॉपिक पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव्स में, इवन बोर्ड्स में, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कंपटीशन का भी नहीं है। मेरा स्टेट बोर्ड का नोटबुक उठाना, उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। देख लेना घर पे जाके, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज दे फॉर्म रेजोस्टेबल कार्बोकेटायन, दे फॉर्म रेजोस्टेबल कार्बोकेटायन। ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर सही है, ठीक है, C आंसर दिया उन्होंने, बिकॉज ये रेजोस्टेबल नहीं है। समझ में आ गई भाई बात, किस तरीके से करना है। ये रेजोस्टेबल नहीं है, बाकी के सारे स्टेबल है, ये भी रेजोस्टेबल, ये भी रेजोस्टेबल, लेकिन ये कौन सा स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकेटायन है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 9, 3 3 3। पॉजिटिव के बाद वाले कार्बन पे हाइड्रोजन देखना है, तो हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 9। तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये तो ज्यादा स्टेबल है, इवन इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता। याद है हम लोगों ने वो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था, अगर ये और ये देखा जाए तो सब बच्चे बोलते कि सर ये रेजोस्टेबल है, ये टर्शरी से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन मैंने बताया था कि दिस वन इज मोर स्टेबल। व्हाई, आओ जल्दी आओ, दिस वन इज मोर स्टेबल। व्हाई, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटायन एंड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज 9, दैट्स व्हाई इट इज हाईली स्टेबल, इट इज हाईली स्टेबल। तो याद रखना, जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल रहेगा, जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल रहेगा वही SN1 देगा, जहां पे नहीं होगा वो SN1 नहीं देगा। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान, सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है, कंपटीशन वाले क्वेश्चन मेरे को तो नजर ही नहीं आ रहे। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन सुनो। इट इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर 1, इट इज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ SO2, NO2 एंड CO2 विथ रेन वाटर। नंबर 2, causes no damage to monuments like Taj Mahal. It is harmful for plants. Its pH is less than 5.6. So what is the answer? B is the answer. It causes no damage to ताजमहल। ये हमें पता है कि एसिड रेन ताजमहल को डैमेज, बचपन से सुनते हैं ना कि ताजमहल की खूबसूरती एसिड रेन से चले जा रही है, याद है। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन पूछा उसने 4 मार्क के लिए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और जो बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो उसी का क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल डैमेज नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो एक और, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत आसान, मैं लिखता हूं Cu2O, ऑप्शन 2 ClO3 माइनस
ऑप्शन 3 K2Cr2O7, ऑप्शन 4 HAuCl4। इसका बोल रहा है ये -1 है, इसका बोल रहा है ये +5 है, इसका बोल रहा है ये +6 है, और इसका बोल रहा है +3 है। बोलो अंडरलाइन एटम ऑक्सीजन, इसमें Cl, इसमें Cr2 और इसमें Au। बताओ कौन सा सही है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, सही नहीं है ना। क्वेश्चन ये है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज, किसका सही नहीं है, देख लो। रेडॉक्स का क्वेश्चन बहुत आसान। मुझे एक बात बताओ, देखो मुझे ना पहले ही समझ में आ रहा, Cu2O, इसकी टोपी उसके सर बोलते थे हम लोग, बोलते थे ना। तो ये Cu2O का O-, O2- होगा या O- होगा? O- नहीं हो सकता, O- नहीं हो सकता। अगर इसका देखा जाए तो ये -4 + 1 मतलब +3 इसका बराबर है ना। कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था हम लोगों ने, और रिसेंटली अभी आपने इक्विलिब्रियम में भी देखा है किस तरीके से कैलकुलेशन होता है ना। K2Cr2O7 में Cr2 का +3 + 3 + 6+, एक Cr पे 3+ चार्ज है ना, तो 2 पे कितनी है 6+, मतलब ये भी सही है। ClO3- इस पे प्लस, ऑक्सीजन जो है O3-, क्लोरीन का बैलेंस कितना है 5, ये 3 है। इसका मतलब एक जो है वो डबली बॉन्डेड है, एक जो है डबली बॉन्डेड है। इसका मतलब क्लोरीन के हमें पता है बैलेंस से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 5+, इसका भी सही है। बोलो यार, है ना। अब मेरे को बताओ Cu2O, तो बोलो Cu2O 1- होगा या 2- होगा? तो आंसर इज 1। ये 1- नहीं हो सकता, बाकी सब सही है, ये 1- नहीं हो सकता। कितना हो सकता है ये? देखो आंसर इन लोगों के, ऑनलाइन वालों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, है ना। Cu2O 1- नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड। अब यहां पे प्रोपेनामाइड को जिसका स्ट्रक्चर नहीं आता बनाते, तो वो क्वेश्चन स्किप कर देना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। नॉमेनक्लेचर वीक है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो नहीं बन पाएंगे बेटा, इसीलिए ध्यान देना किस तरीके से करना है आप लोगों को। रिएक्शन विथ प्रोपेनामाइड, रिएक्शन विथ प्रोपेनामाइड विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोपेनामाइड बना लेता हूं मैं, CH3CH2 C++ O NH2, दिस इज प्रोपेनामाइड। बोलो, दिस इज प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड प्लस किसके साथ रिएक्शन बोला उसने? इथेनॉलिक्स मतलब अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन प्लस Br2। बोलो कौन सी नेमिंग रिएक्शन, जल्दी बताओ, नेमिंग रिएक्शन कौन सी है? अमाइंस चैप्टर पढ़े थे हम लोगों ने, अमाइंस का क्वेश्चन। हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अमाइड NaOH और Br2, हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि बस ये C++ को निकालो और फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3CH2 NH2। क्या आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? CH3CH2 NH2। याद है नहीं है? किसी के पास है अमाइन का नोट? यहाँ पे बोर्ड का नोट है किसी के पास? यहाँ पे बताओ।
इसमें इंक ऐड करो बेटा थोड़ा सा, है क्या? अमाइन है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, करेक्ट आंसर। याद है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें अमाइड को हम लोग काय में कन्वर्ट करते हैं? अमाइन में। मिला? इधर लो, खड़े रहिए। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, एलिमिनेशन, ये इधर है, वो मुझे पता है ना। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये देखो, इट इज ए चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन। RCONH2 में मैंने बोला था, देखो CO पे मैंने अंडरलाइन भी करने लगाया है, बस CO को हटा के आपको क्या लगाना है? अमाइन है। क्लास नोट का क्वेश्चन आ रहा है, क्लास नोट का। प्रिपरेशन वीक हो रहा है आप लोगों का, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्लास नोट का क्वेश्चन है, वहां पे भी मैंने बताया था सर्कल करके कि CO को बस निकाल के याद रखना है। और आपको हर नेमिंग रिएक्शन में रिएजेंट याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से नेमिंग रिएक्शन में क्या यूज किया था। हॉफमैन ब्रोमोमाइड ने क्या यूज किया था? बोलो। अमाइड, NaOH और Br2। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या क्या यूज हुआ था। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो बताओ क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन है इथाइल अमीन, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल अमीन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपाइल अमीन और ऑप्शन डी है एनालीन। जल्दी से बोलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, है ना? व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो? खुद का प्रिपरेशन कितना तक हो रहा है तुम्हारा, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, समझ पा रहे हो? हाँ, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन सुनो। चलो एक और देखो क्वेश्चन। अमंग द कंपाउंड्स शोन बिलो विच वन रिवील्ड ए लीनियर स्ट्रक्चर। मतलब अभी मैं आपके सामने 4 कंपाउंड लिखने वाला हूं, इन चारों में से कौन सा लीनियर, किसका लीनियर स्ट्रक्चर है? उसने क्वेश्चन ये पूछा कि किसका लीनियर स्ट्रक्चर है। जरा ऑप्शन देखो, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का है क्वेश्चन। पहला है NO2, दूसरा है HOCl, तीसरा है O3, चौथा है N2O। ये चारों में से किसका लीनियर स्ट्रक्चर है? बोलिए, ये चारों में से किसका लीनियर स्ट्रक्चर है? देखो NO2 ऐसा होता है ना, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। क्या ये लीनियर नजर आ रहा है? नहीं। ठीक है, HOCl, HOCl, ठीक है। O3 का भी हमें पता है, ओजोन का। देखो इधर O डबल बॉन्ड O प्लस O नेगेटिव, है ना। और N2O, N ट्रिपल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज। विच वन इज लीनियर? विच वन इज लीनियर? तो आंसर 4 इज करेक्ट। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वो लीनियर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा ना, लोन पेयर क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर को पुश करते हैं, तो जो उनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर से अब थोड़ा बेंट हो जाता है। समझ रहे ना? तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नॉर्मल रीडिंग करनी है, दिमाग में चीजों को बिठाना है, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, कौन से हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा ज्योमेट्री होता है। अब ये भी याद नहीं रहेगा तो कंपैरिजन की प्रिपरेशन करके क्या फायदा?
अगर मैं बोल दूं DSP2 का क्या होता और sp3d2 क्या होता, और अगर आपको इसके भी ज्योमेट्री याद नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा ज्योमेट्री हो रहा अगर वो भी याद नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रिपरेशन स्ट्रांग करनी पड़ती है, ऐसा ढीली ढीली प्रिपरेशन करके नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में। चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ा क्वेश्चन है। ए लिक्विड कंपाउंड X, ए लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ए लिक्विड कंपाउंड X can be purified by can be purified by steam distillation only if it is number 1, मुझे ऑप्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा आपको, इतना याद नहीं रहेगा, ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन ए है स्टीम वोलेटाइल कॉमा immiscible in water. Option B, not steam volatile miscible in water. Option C, steam volatile miscible in water. Option D, not steam volatile immiscible in water. देखो ये प्यूरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक के बेसिस से सॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे क्या? क्या है लॉजिक? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए लिक्विड कंपाउंड X कैन बी स्टीम कहा गया, ए लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज, कब होगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो वाटर में डिजॉल्व ना हो, वाटर में डिजॉल्व ना हो, वाटर के साथ मिक्स ना हो, और स्टीम क्या हो, वोलेटाइल हो। देखो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा, वो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, उड़ना चाहिए ना, तभी तो सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने इथेनॉल लिया और इथेनॉल को मैंने क्या करेंगे, कोई सेपरेशन वाला टेक्निक बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने कार्बन और कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन और वाटर, ठीक है। अब आप उसको हीट करते जा रहे हो तो पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा, पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, कार्बन, काला काला बचता है ना। शक्कर को जब जलाते रहो पानी वाले शक्कर को, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको कार्बन ब्लैक ब्लैक दिखेगा और वाटर उड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्टीम डिस्टिलेशन के लिए सबसे पहले उनका स्टीम वोलेटाइल होना जरूरी है, उड़ना जरूरी है वो, और दूसरा वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे अगर दो, मान लो आपके पास ये बीकर है और ये हमने कंपाउंड X डाला, कंपाउंड X इसमें डाला, ठीक है, तो ये क्या है, आपका वाटर है और ये आपका क्या है, कंपाउंड X है। अब आप इसका स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे हो, तो मुझे बताओ अगर स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो पहली चीज ये होगी कि वो वाटर के साथ डिजॉल्व या मिक्स नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जब आप स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये जो X कंपाउंड है वो वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, स्टीम वोलेटाइल नेचर का। तो ये ऑप्शन आपको क्या नजर आ रहा, नॉट स्टीम वोलेटाइल। ऑप्शन हो सकता क्या, लॉजिक से करना है, लॉजिक से, नॉट स्टीम वोलेटाइल हो सकता नहीं, तो ये आंसर नहीं है। स्टीम वोलेटाइल ठीक है, पॉसिबिलिटी जम रही है, लेकिन मिसी मतलब वाटर के साथ, तो ये भी जमेगा नहीं। ये देखो नॉट स्टीम वोलेटाइल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। स्टीम वोलेटाइल इमिसिबल इन वाटर, स्टीम वोलेटाइल इमिसिबल इन, तो आंसर ए इज करेक्ट, कि उसने स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे हो तो स्टीम वोलेटाइल भी होना चाहिए और वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आंसर ए इज करेक्ट। देखो ये ऑनलाइन वाले बच्चों का वैसे ही आंसर आ गया ए, तो आंसर ए इज करेक्ट, राइट। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट हमने 5,
7 क्वेश्चन देख लिए अभी तक के, ठीक है। वापस से एक और क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, कल ही हमने पढ़ा, पॉलीमर पढ़ रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेकेलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेकेलाइट। नंबर ऑप्शन ए, इट इज ए लीनियर पॉलीमर। है क्या? मुझे आंसर चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से, फास्ट वे में, है ना, ढीले बन के बिल्कुल रहना नहीं है। बोलो, इट इज ए लीनियर पॉलीमर। नहीं है। इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर, इट इज ए एडिशन पॉलीमर, इट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो इट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। नीट 2020 का क्वेश्चन है बेकेलाइट पे, और मैंने कल ही जेई वाला भी क्वेश्चन करवाया था, आई गेस। अरे लास्ट क्लास में करवाया ना कि जेई 20 में भी पूछा गया है, 21 में पूछा गया है बेकेलाइट के बारे में, है ना। तो आंसर ए इज करेक्ट, इट इज ए क्रॉस लिंक। बेकेलाइट का जो स्ट्रक्चर है, बेकेलाइट का, वो क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है ना। ये हम लोगों ने कल भी देखा। चलो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरामाफेनिकॉल। ये दवाई है, ये आप लोगों का चैप्टर होने का है, लेकिन उन लोगों का हो गया, है ना। ये दवाई है, दवाई क्लोरामाफेनिकॉल। ये आगे मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूं ये, लेकिन मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन। क्लोरामाफेनिकॉल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, it inhibits the growth of only gram positive bacteria. It is a broad spectrum antibiotic. It is not bactericidal. It is not bacteriostatic. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्लोरामाफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है विच इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती? जो बहुत लार्ज स्केल पे जिसको हम लोग यूज किया जाता है। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। पढ़ा ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जिसका वाइड रेंज होता है एंटीबायोटिक के लिए। मतलब आप हॉस्पिटल जब जाते हो, आपको कोई भी वायरल हुआ तो डॉक्टर को वायरस बोलता कि मैं हूं करके, मैं ये वाला वायरस हूं, नहीं बोलता। उसको पता है कि यार मैं एक एंटीबायोटिक दूंगा, कोई भी इनकी गैंग में का अगर वायरस होगा तो वो इसको किल कर लेगा। तो ऐसे एंटीबायोटिक जिसका बहुत ब्रॉड रेंज होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। समझ रहे? और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिनका रेंज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो याद रखना क्लोरामाफेनिकॉल जनरली एंटीबायोटिक के तौर पे, सॉरी एंटीबायोटिक के तौर पे यूज किया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर 1 इज करेक्ट। आप लोगों का हुआ नहीं इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो ये क्वेश्चन पे, लेकिन पढ़ लेंगे हम लोग भी, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये बच्चों के आंसर आ गए ए ऑनलाइन वाले। चलो एक और क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग। हाँ, क्या करना है? क्यों बंद करना है? मैच द फॉलोइंग। सुनो, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। ठीक है, इधर है कॉपर, इधर है कॉपर। नंबर बी पे है फ्लोरीन, नंबर सी पे है सिलिकॉन, नंबर डी पे है सीरियम। कॉलम 2 नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। हाँ जी, सबसे पहले देखो फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये फ्लोरीन नॉन मेटल के साथ चला गया। मतलब देखो
हमें जो भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अब बहुत बड़े बड़े हैं, मैं लिखूंगा नहीं, लॉजिक देखना, सिर्फ 2 देखेंगे, बाकी के आपके जम जाएंगे। कितने देखेंगे आप? ओनली 2। देखो कैसे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान से देखना कैसे। एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि ये जो ऑप्शन 1 वाला, 1 में ए का कॉम्बिनेशन किसी के साथ रहेगा, ठीक है, मैं कॉमा देता हूं। बी किसके बराबर आ गया? बोलो, बी किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 3। इसका मतलब बेटा ये हो गया। चलो 1 वाला भी देख लेते हैं। 1 वाला क्या है बताओ? कॉपर क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। कॉपर क्या है? ट्रांजिशन मेटल। तो देखो 1 क्या है आपका? ट्रांजिशन मेटल, मतलब सेकंड के साथ है। बी क्या है आपका? नॉन मेटल है, ठीक है, ठीक है। 2 देख लिया हम लोगों ने। पहले का कॉम्बिनेशन किसके साथ आया? सेकंड के साथ। दूसरे का कॉम्बिनेशन किसके साथ आया? फर्स्ट के साथ, ठीक है। अब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने सिर्फ 2 किया, बाकी के नहीं किया। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन नंबर 1, ए सेकंड, मतलब पॉसिबिलिटी है ना। बी 4, छोड़ो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, छोड़ो। ऑप्शन नंबर 2, A4, पढ़ो आगे, छोड़ दो। ऑप्शन नंबर 3, A1, छोड़ो। ऑप्शन नंबर 4, A2, B1, C4, D3। C4 है, C4 हो गया। सिर्फ 2 के बेसिस पे हमने, सिर्फ ये 2 के बेसिस पे चारों ऑप्शन को देख लिए, और उसमें से हमारा कौन सा रहेगा? जो भी ऑप्शन रहेगा। मैं अभी फिलहाल ए में लिखा हूं तो ए में लिख लेता हूं। समझ में आ गया कैसे? लॉजिक से याद रखना। सुनो, 4 ऑप्शन रहते ना, 4 में से 2 तो बिल्कुल निहायत ही इनकरेक्ट रहते, एकदम गलत, 100% गलत रहते, समझ रहे? 100% गलत रहते। तो उसको फाइंड करना है, कैसे होता, क्या होता। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को? ओके, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बोलो, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, निहायत ही आसान क्वेश्चन। मतलब अगर किसी बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन नहीं किया होगा ना, तो जो पानी पीने की बोतल लेके जाते हैं ना साथ में, उसी को नाक में डाल देना, चुल्लू भर पानी हो जाएगा, वो चुल्लू भर हो जाएगा ना पानी। देखो क्वेश्चन कितना आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? फ्री रेडिकल, हा? देखो ऑप्शन नंबर 1, बेंजीन विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हो सकता क्या? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3 होना चाहिए, यहाँ पे AlBr3 होना चाहिए। देखो ये ऐसा होता ना, ये आपका ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन Br2, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करते? AlBr3 के साथ। मैंने बताया था ऐसा, याद है? तो क्या देता? Br+ देता, Br+ के साथ AlBr4 नेगेटिव। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो? दिस इज, या बेस की तरह भी बिहेव कर सकता, जो मर्जी चाहे वो बोलो। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब बेंजीन Br2 और ये कॉम्बिनेशन दिख जाए, Br2 या AlBr3, ये फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल नहीं है। उसने पूछा क्या? पूछा क्या उसने? फ्री रेडिकल के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर 2, ध्यान से सुनना बेटा। ऑप्शन नंबर 2, एसिटिलीन विथ HBr। एसिटिलीन का मतलब क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। माइंड ध्यान देना बेटा, क्या देख रहे हो? हाँ इधर देखो, इधर देखो। हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग उसमें? चेक करेंगे ना। जब तक कि हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर, एक Br इधर, क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो इसमें कोई आपको फ्री रेडिकल नजर आ रहा क्या?
नजर आ रहा है या नहीं है? इसका मतलब ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा है मीथेन विथ Br2 in presence of sunlight। हाँ जी बोलिए। मीथेन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जहां पे सनलाइट आ जाता है और जहां पे ब्रोमीन भी आ गया, इसका मतलब वो कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल। मीथेन को क्या मैं अल्केन कंसीडर कर सकता हूं ऐसे? बोलो। मैं इसको अल्केन कंसीडर कर सकता हूं, मतलब R की जगह पे CH3 ले लो तो H हो गया तो मीथेन हो गया, C2H5 ले लो तो इथेन हो गया, कुछ भी ले लो। तो हमने मैकेनिज्म देखा था सबसे पहले, ये Br जब सनलाइट ऐड करते हैं तो होमोलिटिक फ्यूजन होता है होमोलिटिक फ्यूजन करके क्या बनाते हैं वो? Br रेडिकल बनाते हैं 2 टाइम्स। फिर यहां पे एक होमोलिटिक फ्यूजन होता है, हाँ ये क्या देता? R डॉट प्लस H डॉट, फिर ये R डॉट और वो Br डॉट मिलके क्या बनाता है? अल्काइल ब्रोमाइड बनाता है ना। सो दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन फॉलोड बाय फ्री रेडिकल। जहां पे H न्यू आ गया, वो क्या करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेगा। समझ गए? ऑप्शन 4 एक और है, वो भी देख लो। प्रोपीन विथ HBr इन पर एसिड, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया। बोलो। मार्कोनिकॉफ में कुछ भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में पर एसिड यूज करते हैं, H2O2। समझ रहे हो ना? मार्कोनिकॉफ में कुछ भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में पर एसिड या हाइड्रोजन पर एसिड या सोडियम का ले लेंगे। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और एंटी मार्कोनिकॉफ, when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene in presence of peroxide, the negative part of reagent is attached to that carbon which has more number of hydrogen atom। तो अब मुझे बताओ which one is the correct option? Option 3 is correct। Understood? सनलाइट के प्रेजेंस में या H न्यू के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल। अगर आपको इसको देखना है घर पे जाके तो देख लेना, अल्केन का नोट्स उठाना मेरा, अल्केन्स का, और अल्केन्स में पढ़ लो क्लोरीनेशन। अल्केन्स में क्या पढ़ना है? क्लोरीनेशन पढ़ लो तो आपको नजर आ जाएगा हैलोजनेशन में। ठीक है, चलो आगे चलिए। क्वेश्चन सुनो। ये तो अभी मैंने नॉर्मल डिस्कशन में, ये मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन है करके, लेकिन जो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया ना एग्जाम्पल, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। द रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी रिडक्शन है, रिएक्शन है। द रिएक्शन, मैं वही बोला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन कैसे हो रहा? रिएक्शन है वो, क्या है? रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बोहाइड्रेट्स, C12H22O11। मतलब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल काय का हुआ? मतलब जब कार्बोहाइड्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये काय का एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन आपके सामने लिख के देता हूं और आप मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन के बाद बताना, ठीक है? क्योंकि अभी पूछ लूंगा तो फिर आप लोग आंसर वैसे ही दे दोगे। ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी रिडक्शन, ऑप्शन डी सल्फोनेशन। बोलिए व्हाट इज द आंसर? बोलो। डिहाइड्रेशन। वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है, सुनो इधर सब मेरी तरफ ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट में OH रहता है, याद है? OH प्रेजेंट रहता है। और हमने देखा कि अल्कोहल में, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, अल्कोहल भी अल्कीन में कन्वर्ट होता है, याद है? अल्कोहल इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। जब आप उसको रिएक्ट करते हो
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना। तो क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता, बोलो, उसमें का H2O निकाल देता है। अब मान लो अगर ये कार्बोहाइड्रेट में से सारे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल गए तो बचेगा क्या, बोलो। अरे ये H22O11 है ना, तो कितने टाइम H2O हो जाएगा, कितने टाइम H2O हो जाएगा, बोलो। 11 टाइम H2O बाहर निकल गया। आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कार्बोहाइड्रेट को रिएक्ट कर रहे हो, तो H2O बाहर निकल जाएगा। H2O कितने बाहर निकलेंगे यहाँ पे, O11 H22, मतलब 11 H2O बाहर निकल गया, बचा क्या, कार्बन, बचा क्या, काला काला कार्बन लास्ट में बच जाएगा। एंड इट इज, जब अब जो भी रिएक्शन में अगर H2O बाहर निकल रहा है वो क्या रिएक्शन का नाम होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का नाम होता है। समझ गए, आसान क्वेश्चन था। डिहाइड्रेशन, यस, डिहाइड्रेशन है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दे दिया गया, कॉलम 1 कॉलम 2, मैच द फॉलोइंग। तो अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन में अब डरने की जरूरत है, सिर्फ पहले के लॉजिक लगना बहुत जरूरी है। पहले के लॉजिक अगर हमारे सही बैठ गए तो बाकी के क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखो कॉलम 1 कॉलम 2 क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। राहुल स्लॉ पे भी पूछा गया था, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कॉलम 1, कॉलम 1 ये है XeF2, कॉलम बी XeF4, कॉलम सी XeO3, कॉलम डी XeOF4। ये सेकंड के लिए 1 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। नंबर 2 स्क्वायर प्लेनर हो गया, उसके बाद लीनियर। नंबर 3 स्क्वायर पिरामिडल, और ऑप्शन 4 पिरामिडल। हाँ चलो, XeF2 जल्दी बोलो, लीनियर, वेरी गुड। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो ऑप्शन 1 रहेगा, ऑप्शन 2 रहेगा, है ना, ये ऑप्शन 4 रहेगा और ऑप्शन 1 रहेगा। बोलो ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ, हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, अब ये कहीं पे भी ऑप्शन रह सकता है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ए का कॉम्बिनेशन हमारे हिसाब से किस में आ रहा है, 2 के साथ, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद XeF4 जल्दी बोलो, स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड। बोलो बी का किसके साथ आ रहा है, अब आगे के में देखने की जरूरत है या ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन बताओ, समझा मुनीबा, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन है ए का 2 है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, करेक्ट नहीं है, पॉसिबिलिटी है। ए का 2 बी का 1 है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ए का 2 बी का 4 ये नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। ए 2 बी 4, लेकिन बी क्या आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। चलो A2 ऑप्शन नंबर सी, A2 B3, तो मतलब ये बी वाला ऑप्शन भी गया और हाँ ये सी भी गया, थर्ड वाला भी गया। अब ये भी A2 है और B1 है, दोनों ऑप्शन। इसका मतलब देखो, मैंने आपको बताया था 4 में से 2 बिल्कुल ही फालतू रहते और दोनों फालतू ऑप्शन हमने निकाल दिए। डबल डिप नहीं, 50-50% आ गया ना, 50-50 आपके लिए 50-50 मैंने कर दिया। इसका मतलब अब हमें तीसरे वाले का भी पता होना जरूरी है। वहां पे क्या था, एक ही इसमें बात जम गई थी, लेकिन यहां पे दोनों को कंफ्यूज किया उसने। चलो तीसरे का वाले को बताओ। तीसरा XeO3,
है ना। अब ये तो इसी के साथ बनेगा, ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हो आप, ये इसके साथ मिल गया है, अब ये तो इसके सामने नहीं हो सकता, डालो इधर क्रॉस क्रॉस, है ना, ये तो बचपन से करते आ रहे हो। तो XeO3, XeO3 का बेटा स्ट्रक्चर जनरली ऐसा आता है, समझ रहे हो, XeO3 और एक लोन पेयर के साथ, लोन पेयर भी होता है। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है। और XeO4 क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर। मैं XeO4 का भी स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको और XeO3 का भी मैं बता देता हूं। देखो इधर स्ट्रक्चर कैसे बनाना और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ज्योमेट्री कैसे याद रखना, जरा देख लो किस तरीके से आपको करना है। मुझे बताओ, नोबल गैस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 8। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नोबल में बताने हैं, नोबल गैस। XeF2, देखो इधर Xe, ये हो गया F2। बताओ अभी कितने बॉन्ड है ज़ेनॉन के पास? 2। इसका मतलब बचे कितने? 6 बचे हैं। बचे कितने? इसका मतलब कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन। समझ गए? इसमें मैं एक और कंसेप्ट आपको सिखा दे रहा हूं। अगर मान लो अगर यही क्वेश्चन आता कि बताओ इसमें से किसके पास कितने लोन पेयर है और करो मैच द फॉलोइंग, तो कैसे करते? XeF2 बना लिए और ज़ेनॉन का हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बचे कितने? 2 इधर शेयर हो गए फ्लोरीन के साथ, बचे कितने? 6 बचे। 6 मतलब 3 लोन पेयर। तो वो 3 लोन पेयर इस तरीके से आ जाएगी। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये 7 और ये 1। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2। हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 3। ठीक है। नाउ XeF4, मैं XeF4 को यहां बनाता हूं, ध्यान देना। बोलो Xe, ये F, बोलो F F F। ठीक है, XeF4 हो गया। हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। बचे कितने? 4 बचे। मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। एक डाल दो यहां पे, एक डाल दो यहां। सो दिस इज दी स्ट्रक्चर, स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद क्या है? XeO3, ये बना लिया मैंने यहां पे। दिस इज X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। बचे कितने? 2 मतलब कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। सो दिस इज स्ट्रक्चर। क्या है ये? स्क्वायर, सॉरी पिरामिडल बन गया। लास्ट वाला कौन सा है? XeO4। तो देखो ये F कितने बार है? 4 टाइम। 1 2 3 4। F F F F। ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। और O बाकी है और हमें पता है O कितना रहेगा? डबली बॉन्डेड रहेगा। तो ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब बताओ कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 शेयर्ड हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लोन पेयर। एक क्या बचा? लोन पेयर बचा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, देखो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिड। समझ में आ गई? तो एक ही कंसेप्ट में हमने दूसरा एक और कंसेप्ट सीख लिए। अब तीसरा एक और कंसेप्ट सिखा देता हूं मैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन का। क्या सिखाता हूं? हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसी में से क्वेश्चन अगर आ जाता, मान लो अगर क्वेश्चन आ जाता है ये XeF2, XeF4, XeO3, XeOF4 और यहां पे ज्योमेट्री की जगह पे हाइब्रिडाइजेशन लिखे होते, हाँ, sp3 या dsp2 या sp3d2 जो भी होता, तो कैसे पता लगाते? तो वो भी सीख लो। कैसे सीखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का बहुत ही एक सिंपल एक मेथड है। मैंने आप लोगों को वो बताया था बहुत पहले, और वो उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर मेथड। सीखो, हाँ, बहुत काम की बात है, ये कोई नहीं बताएगा। उसको बोलते हैं सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा प्लस एलपी। कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है
और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर 1 आया, सॉरी अगर 2 आया है ना तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया sp4, दिमाग ठीक है? sp4 कभी पढ़े क्या? नहीं पढ़े ना? चलो भाई यार, ठीक है। हाँ, Sn इक्वल टू 4 हो गया। अगर 5 आया तो dsp2, ठीक है। 6 आया तो sp3d2, है ना। और 7 आया, नहीं ये sp3d, 7 आया तो sp3d2, ठीक है। 6 है ना, 6 में sp3d2, ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग को ज्योमेट्री देखनी पड़ती है, सिग्मा प्लस एलपी, सिग्मा प्लस एलपी। तो सिग्मा प्लस एलपी के हिसाब से बताओ यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर कितने हैं? 3 है, तो 3 + 2 कितना हो रहा है? नहीं ये गलत हो रहा ना, फिर dsp2 गलत हो रहा है, sp3d है ना। स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है dsp2, sp3 dsp2 स्क्वायर प्लेनर, है ना। और sp3d2 किसके लिए होता है? ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 किसके लिए होता है? ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन का नोट है किसी के पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मैंने पढ़ाया था, लास्ट में देखना, मैंने वहां पे ज्योमेट्री लिखा के दिया हाइब्रिडाइजेशन के साथ। लास्ट में देखो, इधर भी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन में बताया था स्टेरिक नंबर मेथड, अगर याद होगा तो। है क्या कोऑर्डिनेशन का नोट? देखो वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। sp3d है ना, देखो 5 के लिए sp3d होगा, sp3d इस तरीके का है हाइब्रिडाइजेशन। कितना है? dsp2 स्क्वायर प्लेनर का है dsp2, और sp3d देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए sp3d2 है ना, sp3d2। और किसके लिए है? नहीं d2 sp3 देखो किसके लिए है, बोलो। ट्राइगोनल बाय d2 sp3 है ना, dsp3 ना। हाँ, तो इस तरीके से देखो SN मेथड से आप सुनो, SN मेथड से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता लगा सकते हो। SN स्टेरिक नंबर मेथड, ठीक है, स्टेरिक नंबर मेथड। तो ये याद रखना SN इक्वल टू इतना इतना आएगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। सिर्फ एक चीज याद रखना, ये जो डबल बॉन्ड आप करोगे ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता, एक पाई रहता, तो पाई को काउंट मत करना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई रहता है, तो पाई को काउंट मत करना, बाकी सिग्मा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, और एक लोन पेयर है, तो 6 हो गया। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? sp3d2, sp3d2 के लिए, हाँ ये 7 के लिए नहीं, sp3d2। तो sp3d2
उसके हिसाब से इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद चलो एक और देखो, अगेन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अच्छा सुनो, एक और सिंपल क्वेश्चन है, पहले वो करवा देता। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? ऑप्शन 1 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? हमें पता है के, वो मैंने कल भी बताया था आपको पढ़ाते पढ़ाते, मैं बोला लिख के रख लो, काम में आएगा। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। याद आ रहा है? के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा और घटेगी जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा। K is directly proportional to electron withdrawing and inversely proportional to electron releasing group। जल्दी बताओ, यहाँ पे देखो ये एक C2H5 भी ग्रुप है, एक CH3 भी है, एक OCH3 भी है, एक NO2 भी है। जल्दी बताओ इनमें से किसके पास माइनस ग्रुप है? A के पास, तो A इज द आंसर। NO2 क्या है? NO2 का नेचर क्या है? -M-I दिखाता है। NO2 इज दी -M-I, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो याद रखना है, एक छोटे से ये कंसेप्ट पे आपका फिनॉल का 4 मार्क का क्वेश्चन जम गया है। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखना तो पड़ेगा। सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं हम लोग। देखो the metal which reveals a maximum of oxidation state, option B, the metal although placed in 3D block is considered not as a transition metal, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है the metal which in +1 oxidation state in aqueous solution undergoes disproportion। ठीक है, ऑप्शन ए है द मेटल विच रिवील ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन बी है मेटल ऑल्दो प्लेस, यही है ना। ऑप्शन सी है द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने डी लिख दिया यहाँ पे, सी भूल गया था। सी ये है ऑप्शन सी, द मेटल विच does not exhibit
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑप्शन डी, द मेटल विच इन which in +1 oxidation state in aqueous solution. Scandium. Number 2, copper. Number 3, manganese. Number 4, zinc. बोलो कौन आंसर देगा? हाँ जी बोलो. देखो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन. कहाँ का है? डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है. जरा सुन लो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसके हिसाब से फिर आप आंसर देते रहो. डी ब्लॉक एलिमेंट दे आर कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए सबसे पहला जरूरी चीज ये होता कि जो डी ऑर्बिटल होता ना, डी ऑर्बिटल, वो कंप्लीटली फील्ड नहीं होनी चाहिए. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सनिया समझ रहे हो? डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में. लेकिन अगर आप देखो जिंक एक्सेप्शन है. अगर देखा जाए तो ये 4s है और ये 3d है. मैं जिंक की बात कर रहा हूं. जिंक कितना है? 30 मतलब एरागॉन 3d10 4s2 होगा. 3d10 4s2. बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. और d में कितने हैं? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका मतलब जिंक का जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली क्या है? फील्ड है. इसका मतलब जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में तो है, लेकिन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता. समझ गए? बोलो. जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट की लिस्ट में है, लेकिन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि उसके पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है. तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको देखो ये मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया. इस सिंपल से स्टेटमेंट में आप लोग किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करना चाहोगे? सेकंड का कॉम्बिनेशन क्या जिंक के साथ जाएगा? द मेटल ऑल्दो ए प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक, मतलब ट्रांजिशन ब्लॉक में प्रेजेंट है, इज कंसीडर नॉट एज ए ट्रांजिशन मेटल. क्या हो जाएगा? बोलो. ये ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4. तो बोलो जरा, बी का कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है? 4 के साथ. तो मैं यहां लिखता हूं ये ए अभी हमको पता नहीं है क्या है, और बी का किसके साथ जा रहा है? 4 के साथ जा रहा है. ठीक है, बी = 4. अब द मेटल विच रिवील ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो कैसे होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या है? क्या होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब 3D वाले, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा. कैसे शो करते हैं जरा देखो. मैग्नीज जो है, मैग्नीज लिखा है ना यहाँ पे. मैग्नीज है, कॉपर है ना, मैग्नीज, कॉपर और स्कैंडियम है, जिंक है, राइट. इतने सारे आपके पास क्या है? मेटल है. मैं मैग्नीज की बात करता हूं. मैग्नीज में अगर आप देखोगे तो मैग्नीज कितना होता है? 3d5. अरे बोलो यार. स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. 21 से 30 तक के हम लोग जा रहे हैं. 21 से 30 तक के जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है? मैग्नीज कितने पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है. मैग्नीज कितने पे आ रहा है? 5 पे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे? 3d5 4s2. 3d5 पता है ना ये नहीं पता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्कैंडियम कितना है? 21 होता है.
तो 21 में कितना कैसे लिखेंगे हम लोग? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। बताओ यहां से यहां तक के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब एरागॉन लिख सकते? बोलो एरागॉन। बचा क्या? 4s2, अब 3d1। तो स्कैंडियम का है 4s2 3d1, एरागॉन 4s2 3d1। फिर नीचे नीचे जाएगा, टाइटेनियम का कितना हो जाएगा? 3d2, वैनेडियम का 3d3, फिर 3d4, 3d5। तो मैग्नीज का कितना है? 3d5। तो मैग्नीज का हम लोग लिखेंगे एरागॉन, बोलो मैग्नीज का लिखेंगे Mn, एरागॉन 3d5, बोलो 4s2, 3d5 4s2। अब यहां पे 3d5 है, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, 1 2 3 4 5, और ये 4s2 है। हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स? 5 है ना। तो देखो ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन है, 4s का इलेक्ट्रॉन वो तो जाएंगे, समझ रहे हो? ये एक गया तो +1, समझो बात को, एक गया तो दूसरा भी गया तो +2, तीसरा +3, +4, +5, +6, +7। इसका मतलब कितने तक जा रहा है? वो +7 तक जा रहा है। मैग्नीज कितना जा रहा है? 7 तक। अब मान लो अगर आप मैग्नीज के बाद, मैग्नीज से पहले आप ले लो, मैग्नीज के बाद क्या आता है? आयरन, है ना। आयरन में एक और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3d6 हो जाएगा आयरन, है ना। तो अब ये जो फील्ड ऑर्बिटल है ये नहीं जाएंगे, ये +1 +2 हो गया, +3 +4 +5 +6, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। डी में के जो फील्ड इलेक्ट्रॉन रहते वो नहीं जाते हैं। तो मुझे बताओ, मतलब मैं आपको बता देता हूं, तुम मत बताओ, जो 3D की लिस्ट में जो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन करता है? मैग्नीज। तो बताओ मैग्नीज का कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है? फर्स्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है? मैग्नीज के साथ। तो फर्स्ट किसके साथ गया? 3 के साथ, ठीक है। ये देखो, द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कॉपर, दैट इज कॉपर। कॉपर का +1 ही होता, ठीक है। वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, क्योंकि खुद का एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, होता है ना। 4s1 3d5, 4s1 3d5, है ना। इस तरीके से द मेटल विच, मतलब विच इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये कॉपर है। द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज स्कैंडियम, दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। स्कैंडियम कितना है देखो जरा, अभी बताया ना ये 4s2 3d1, है ना। तो इस तरीके से उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना, तो मैं आप लोगों को वहां पे सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पहचानना है, कौन सा ज्यादा दिखाएगा कौन सा नहीं दिखाएगा, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वहां पे। तो बहरहाल चलो मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं यहाँ पे। ऑप्शन जरा सुनो। 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? 3 के साथ। और बी का किसके साथ है? चलो सुनो। ऑप्शन 1 A1 छोड़ दो। ऑप्शन 2 A3 पॉसिबल है, A3 B1, बी भी गया। ऑप्शन सी A2 छोड़ो। ऑप्शन डी A3 B4 C1, देखो सी पे मैंने बोला स्कैंडियम, C1 और D +1 मतलब कॉपर। समझ में आ गया? तो ऑप्शन जो भी होगा ये उसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? बड़े बड़े क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। अरे बाप रे, फिर ये कॉलम 1 कॉलम 2 आया। हाँ, मैच द फॉलोइंग। बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये लिखाने में टाइम चले जाता, लेकिन जरा देख लो, ये बहुत आसान है। ये ज्योमेट्री के बारे में क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के बारे में आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोट है ना। कोऑर्डिनेशन में अभी मैंने आपको बताया, तो जो आपने बताया मुझे, है ना, कि sp3 का क्या होगा? टेट्राहेड्रल।
sp3 का क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर का sp3d है ना, स्क्वायर प्लेनर sp3d, और क्या बोलते हैं, सॉरी स्क्वायर प्लेनर का dsp2, आई एम सॉरी स्क्वायर प्लेनर का dsp2, और ट्राइगोनल बायपिरामिडल sp3d है लिखा हुआ, हाँ dsp3 या sp3d दोनों में से कोई भी, और उसके बाद d2sp3 या sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, यही होता है। बोलो एक बार जोर से पढ़ के बताओ सबको, हाँ जोर से बोलो। बायपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, d2sp3 या sp3d2 दोनों में से कोई भी ऑक्टाहेड्रल, 6 वाला ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि मैच द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विथ बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही है, क्लास नोट का क्वेश्चन है, क्लास नोट का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ sp3 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, sp3 के लिए क्या होता है, तो 1 का कॉम्बिनेशन जा रहा है यहाँ पे कहा गया टेट्राहाइड्रल 3 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ। dsp2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, dsp2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन जा रहा है 4 के साथ, स्क्वायर प्लेनर का 1 का किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ, 2 का किसके साथ जा रहा है, मतलब a का किसके साथ जा रहा है, a का किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ, b का किसके साथ जा रहा है, 4 के साथ, याद रखना। ऑप्शन पढ़ू, बाकी के ऑप्शन में बताऊंगा बाद में, ऑप्शन सुन लो। a का किसके साथ जा रहा था, टेट्राहेड्रल, sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल, dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, ये दो के हमारे कॉम्बिनेशन जम गए हैं, a का जा रहा है 3rd के साथ, b का जा रहा है 4th के साथ। ऑप्शन ए A2, ऑप्शन बी A4, ऑप्शन सी A3 पॉसिबल है, A3 पॉसिबल है। बी का कितने के साथ जा रहा था हमारा, ऑप्शन सी है B1, गया काटो ना, ऑप्शन 4, हालांकि ये ऑप्शन 2 था लेकिन मैं लास्ट में बताता हूं ताकि वो एक्साइटमेंट बना रहे, है ना, नहीं तो पहले ही अगर आ गया तो बाकी के आप ध्यान ही नहीं दोगे। ऑप्शन है ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, ठीक है। अब सी और डी में बता देता हूं। sp3d क्या होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री याद करना है, मतलब करना है एनी हाउ। अगर ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन याद करके नहीं जाओगे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। कितने आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन का क्या ज्योमेट्री होता है बस वही याद रखना है। 10 बार लिख के देखना है, 10 बार अपने दोस्तों को बताना है, दोस्तों से जानना है वापस से उनको, तो क्या हो जाएगा, जब आप डिस्कशन करोगे ना तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात, हाइब्रिडाइजेशन में ये याद रखना है, ज्योमेट्री याद करके जाना है। चलो उसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग, कितने मैच द फॉलोइंग आए, हाँ एक और क्वेश्चन देखो, हाइड्रोबोरेशन पे क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग नहीं करवाता, हाइड्रोबोरेशन पे क्वेश्चन सुनो। हाइड्रोबोरेशन पे क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन consider the following reaction CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें इन लोगों ने ऐड किया है B2S6 और लास्ट में बेटा ऐड किया है, इसमें लास्ट में ऐड किया है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। जल्दी बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है हाइड्रोबोरेशन। जल्दी बोलो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, बोलो
OH किधर लग जाए, लास्ट में OH मतलब अल्कोहल बन रहा है, तो OH कौन सा बनेगा, मतलब OH इस कार्बन पे लगेगा या इस राइट पे लगेगा या लेफ्ट पे लगेगा, राइट पे या लेफ्ट पे, राइट पे। नोट है अल्कोहल फिनॉल का, पलटाओ, अल्कोहल फिनॉल का नोट है, पलटाओ। अभी रिसेंटली हुआ हमारा, देखो OH कहां पे लग रहा है, टर्मिनल पे लग रहा है या बीच वाले कार्बन पे लग रहा है, देखो क्लास नोट का क्वेश्चन है, कहां लगा, कौन सा, मतलब टर्मिनल पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, हाइड्रोबोरेशन, बोलिए कौन से कार्बन पे लग रहा है, टर्मिनल पे, कौन से कार्बन पे, याद है यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे BH2 आता है, याद है, फिर हमने वो रिएक्शन करते गए थे, फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस किए थे, तो अगर देखा जाए तो फाइनल प्रोडक्ट उसका ये आएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, है ना, ये 3 टाइम्स बनता है, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन वनॉल या एन ब्यूटाइल अल्कोहल, यही नाम है, ब्यूटेन वनॉल या एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑप्शन सुनो, वही है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिर वो आइसोब्यूटेनॉल, फिर दूसरे भी दिए हुए हैं, तो बताओ जहां पे ये ऑप्शन आपको नजर आएगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ये अभी हमारा 2 से 3 दिन पहले ही क्लास में हुआ है हाइड्रोबोरेशन, उस वक्त में मैंने बताया भी था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाइड्रोबोरेशन का। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है हाइड्रोबोरेशन, कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, विच अमंग द सॉल्ट सोल्यूशन इज, बोलो, बेसिक इन नेचर, इनमें से किसका, इनमें से जो भी सॉल्ट होगा वो कौन सा सॉल्ट है जिसका बेसिक नेचर होगा। मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, जरा ध्यान से पढ़ के ऑप्शन देख के मुझे बताना कि कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन 1 अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन 2 है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन सी है अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन 4 है सोडियम एसीटेट। चलो बोलिए, बोलिए बेटा, बोलो। ये सारे के सारे सॉल्ट है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ना कैजुअल ले रहे हो, मुझे आपका जो अप्रोच नजर आ रहा है ना इतना कैजुअल है कि जैसे आप लोग को सब आता, लेकिन कुछ भी नहीं आता, सब भूल गए, है ना। होशियारी दिखाने की कोशिश करते हो आप लोग, हमको सब आता कुछ भी नहीं। तो एटलीस्ट मेरे सामने तो ओवर स्मार्ट बनना नहीं, है ना। मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे टीचर में और आप में एक फर्क क्या होता कि उसको आता है और वो आने के बेसिस पे आपको सिखाता है, ठीक है। तो जो सीखता है ना वो बड़ा हम्बल होता है, समझ रहे हो। सारी की सारी चीजें पढ़ाई हुई है, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है कि आपको कुछ भी आता नहीं। शायद ऑनलाइन का ये इफेक्ट था, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है सारी की सारी चीजें पढ़ाना, आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ना। बताओ, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम एसीटेट, बोलो विच वन इज करेक्ट। स्ट्रक्चर बना ले, बोलो। हाँ बोलो, अरे बोलो, डरने का क्या, गलत हुआ मैं बताऊंगा ना वापस से क्या सही है। उधर पीछे ये सारे सॉल्ट में से कौन सा बेसिक नेचर है, किसका बेसिक नेचर? सोडियम एसीटेट और कोई
हाँ, सोडियम एसिटेट इधर क्यों है? सोडियम एसिटेट क्यों है बेटा अफनान? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। उसके लिए तालियां बजाओ सब। क्यों किया? दिमाग लगाया। मुझे मालूम था कि मैक्सिमम बच्चे आंसर यही देंगे, लेकिन सब एक्सप्लेनेशन कौन सही देगा वो है। देखो NH4Cl अगर देखें हम लोग ना, NH4Cl, तो NH4 मतलब N पे पॉजिटिव चार्ज रहती है, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो जब नाइट्रोजन पे खुद पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर सकता? समझ गए? नहीं समझे अभी भी? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये सारे अमोनियम है, मतलब सब पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए? अब सोडियम एसिटेट देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बोलो, ये जो आपका सॉल्ट है इस पे O पे चार्ज कौन सी है? इसका मतलब ये डोनेट कर सकता, ये डोनेट कर सकता। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसका नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर हो जाएगा। समझ रहे? तो ये सारे सॉल्ट में, ये सारे सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट। और ये सॉल्ट कौन सा है? बेसिस। ऐसे क्वेश्चन आते नॉर्मल लॉजिक के बेसिस पे, आपके आंसर बन जाते हैं लॉजिक के बेसिस पे। तो आंसर ए इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन अमाइंस का क्वेश्चन है, अमाइंस का क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन ए, कैपिटल ए, एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग विथ बी, एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विथ अमोनिया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा, मतलब रिएक्शन है, मतलब क्या है ये? चेन रिएक्शन है। अब चेन रिएक्शन के लिए हमें स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, तभी हमारा आंसर बनेगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये अगर देखा जाए ना तो आपका अमाइन का क्वेश्चन है। देखो, चलो, उसने बोला कि इसमें से कौन सा एसिड, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एसिड, मैं एसिड के नाम बता देता हूं। ऑप्शन ए ऑप्शन बी टेरिप्थिलिक एसिड, आइसोटेरिप्थिलिक एसिड, है ना, मतलब 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा? बोलो, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और एक क्या हो जाएगा? 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक है यहां पे OH के साथ ये। क्वेश्चन में उसने ये पूछा कि इनमें से कौन सा एसिड एनहाइड्राइड बनाएगा जब उसको हीट करेगी। पहला क्वेश्चन क्या है? उसने ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा। पहला ये पूछा कि इन चारों में से कौन सा एसिड एनहाइड्राइड बनाएगा जब उसको हीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 6 मेंबर रिंग बन सकती है ना, उसके ऊपर नहीं बनेगी। मान लो अगर आप, ध्यान से समझना, मान लो अगर आप ये ए ऑप्शन लो, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, थैलिक एसिड। अब आप उसको हीट कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो, तो हीट करने पे क्या होता है, ये OH और ये H निकल जाएगा, समझ रहे हो, माइनस क्या होगा, H2, क्या बनेगा आपका एनहाइड्राइड बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड बन गया। कितनी मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। इधर बनी है 5 मेंबर रिंग। इधर देखो, मान लो अगर मैं ये लेता हूं C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, इसको भी हीट कर रहा हूं, तो ये इतने दूर का H2O नहीं निकलेगा, और अगर निकाल भी दो तो देख लेते हैं क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, है ना,
और ये किससे जाके जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अरे बोलो, ये इतने दूर से ऐसा एनहाइड्राइड बन रहा है। कभी आपने केमिस्ट्री में ऐसा एनहाइड्राइड बनाते हुए देखा क्या? कभी देखा है? हम लोगों ने बनाया कभी? मुनीबा आप लोग तो है पिछले 2-2.5 साल से, देखा कभी ऐसा अमाइड बनाया हमने? कभी नहीं बनाया, ऐसा अमाइड हमने नहीं बनाया। और कितने मेंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर हो रहा है। लेकिन इस टाइप का अमाइड पॉसिबल नहीं है। किसी भी एसिड का जब आप अमाइड बनाएंगे तो वो एडजेसेंट पे होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? क्या ट्रिक क्या है इसका? की पॉइंट क्या है कि जो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको अमाइड बनाना है तो वो दोनों एसिड का एडजेसेंट पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताओ यहां पे कौन से एडजेसेंट पे प्रेजेंट है? फर्स्ट वाले में एडजेसेंट पे प्रेजेंट है ना, फर्स्ट वाले में। तो ये फर्स्ट वाला ये ए बनाएगा। क्या बनाया? ए। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म ए एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। तो देखो हीटिंग पे हमने ए बना लिए। एसिड अमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विथ अमोनिया, मतलब इसी को हम लोग फिर वापस से किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। वापस से चेक करो, आसान क्वेश्चन नहीं है। जब कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं ना तो उसमें हर पॉसिबिलिटी लगानी पड़ती है, तब जाके एक आंसर हमको मिलता है। ऐसे घर बैठे बैठे है ना चकलसबाजी करते हुए, टाइम पास करते हुए आंसर नहीं मिल जाते। देखो क्या होगा, ये आपका थैलिक एसिड है और क्या बोला मैंने, थैलिक एसिड में आपने अगर स्ट्रॉन्ग हीट किए तो वो क्या बना रहा है? एनहाइड्राइड बना रहा है। और अगर स्ट्रॉन्ग हीट किए अमोनिया के साथ, स्ट्रॉन्ग हीट किए किसके साथ? अमोनिया के साथ, है ना, NH3 2 टाइम्स। तो यहां का OH और यहां का H, यहां का OR और यहां का H, तो NH3 में का H गया तो क्या बचेगा? NH2 बचेगा, है ना। माइनस क्या हो जाएगा? H2O 2 टाइम्स H2O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ गया? NH2। बोलो, C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी क्या आ गया? NH2, है ना। फिर इसको हीट करेंगे, तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगी इधर अटैक करेगी और ये NH2 बाहर। तो ये NH2 और यहां का H माइनस क्या हो गया? माइनस NH3। फिर अमोनिया बाहर निकल गया और क्या बनाएगा? वो आपको देगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH। इसको बोलते हैं थैलीमाइड। क्या पढ़ा नहीं हमने? थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बोल दो ना, नहीं पढ़ा? पढ़ा या नहीं पढ़ा? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड बन गया। फिर इसी में से हम लोग वो ऐड करते थे, उसको KOH के साथ रिएक्ट करते थे, बेस बनाते थे, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते थे, फिर अमाइड बनाते थे हाइड्रोलिसिस करने के, अमाइन, है ना। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमीन बनता। देख लो थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड में यही है थैलीमाइड। तो अब मुझे बताओ, थैलिक एसिड को हीट करने पे एनहाइड्राइड मिलता है A, और उसी थैलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो वो क्या देता है? थैलीमाइड देता है। तो आंसर A इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को समझना पड़ता है खुद, समझ रहे? ऐसा उसको स्किप नहीं करते आते, ऐसे क्वेश्चन को बाकायदा ध्यान से देखना पड़ता है। और वो क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होगा। जब आपके लॉजिक स्ट्रांग कब होंगे? जब आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होगा। समझ में आ गई बात? बोलो, है ना। फ्यूल सेल पे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा ना अभी हमने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा ना? फ्यूल सेल पे क्वेश्चन देखो क्या है। इन ए टिपिकल फ्यूल सेल, इन ए टिपिकल फ्यूल सेल, रिएक्टेंट्स मतलब R, रिएक्टेंट्स मतलब R एंड प्रोडक्ट P, क्या क्या होगा? जल्दी बताओ। रिएक्टेंट क्या लेते हैं हम लोग? बोलो ना। रिएक्टेंट फ्यूल सेल में, अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल नाम ही उसका फ्यूल सेल है यार, क्या देख रहे हो पलटा के? फ्यूल सेल पढ़ा था हमने। फ्यूल सेल में क्या लेते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। वो बड़ा हमने डायग्राम बनाए थे, 2 ट्यूब डाले थे, उसमें एक ट्यूब से जाती है कौन सी? हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन, प्योर एंड, याद है? प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस जाती है। एक साइड से कौन सी गैस जाती है? ऑक्सीजन जाती है।
फिर बीच में एक वो ट्यूब बनाए थे, वहां से H2 बाहर निकलता है, याद आ रहा क्या? डायग्राम है बना हुआ फ्यूल सेल का डायग्राम, चेक करो फ्यूल सेल का डायग्राम है बना हुआ, वो भी रिसेंटली चैप्टर खत्म हुआ अभी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है बना हुआ फ्यूल सेल का डायग्राम। देखिए मिला अरीबा, अबीरा मिला? इधर फ्यूल सेल याद है? उधर पीछे फ्यूल सेल याद है? बड़ा डायग्राम था, एक साइड से एक ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस, दूसरे ट्यूब में से ऑक्सीजन गैस, बीच में से क्या निकलता? वाटर। दिख रहा है? तो जल्दी बताओ रिएक्टेंट क्या है? O2 and H2 बोलो, रिएक्टेंट्स क्या है? O2 and H2 एंड प्रोडक्ट क्या है? H2O। प्रोडक्ट क्या है? ठीक है। R क्या है आपका? H2 and O2 एंड P क्या है? समझ गए? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन है R इक्वल टू H2 N2। आंसर गलत। R इक्वल टू H2 O2 Cl2, रॉन्ग। Cl2 यूज नहीं होता। R इक्वल टू H2 O2 P इक्वल टू H2O2, P इक्वल टू H2O2 है, सही है। R इक्वल टू H2 O2 एंड P मतलब प्रोडक्ट H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लास्ट ऑप्शन मतलब इसमें सेकंड है, मैं लास्ट पढ़ के बता रहा हूं। R इक्वल टू H2 O2 एंड P इक्वल टू H2O। आंसर हो गया, खत्म। बात समझ में आ गई है ना? क्वेश्चन था काय का? काय का क्वेश्चन था? बोलो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। 11 बज गए ना, अभी तुम्हारी एनर्जी लूज होगी है ना। 4-4 घंटे कंटिन्यू पेपर डिस्कशन चलते हैं, तो बच्चे ऐसे चार्ज होके बैठ जाए। ऑलरेडी आपको कल बता दिया गया था है ना, आप लोगों ने तो चार्ज होके आना था यार, आज पेपर डिस्कशन हो रहा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नंबर ए, इट इज अल्डोहेक्सोज। सही है? अल्डोहेक्सोज नहीं है क्या ग्लूकोज? तो सही है ना। मैंने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, मतलब पहला आंसर सही है, मतलब पहला ऑप्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और हमको ढूंढना क्या है? जो गलत है वो ढूंढना है। इट कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बिल्कुल होते 5। अरे एसिड रिलेशन करते तो 5 OH ग्रुप का पता लगा था, ठीक है। इट इज रिड्यूसिंग शुगर। इट इज ऑल्सो अल्डोपेंटोज। तो अल्डोपेंटोज नहीं है। ग्लूकोज क्या है? अल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज क्या है? अल्डोहेक्सोज है, ठीक है। ग्लूकोज है अल्डोहेक्सोज। एक और रिएक्शन है, देखो। ए में आप ऐड कर रहे हो H2 पैलेडियम BaSO4 और वो आपको दे रहा है CHO। तो ऑप्शन ए है बेंजोइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है टोलिन, ऑप्शन सी है एसिटोफिनोन, ऑप्शन डी है बेंजोइक एसिड। विच वन इज करेक्ट? ये अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है। अब देखो ये रिएक्शन, ये चैप्टर हमारा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे मैं हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है। मैं आपको एक छोटा सा नॉलेज दे देता हूं। दिस इज कॉल्ड, यहां पे होता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या होता है?
H2 ऐड करते हैं ना, H2 बेंजोइल क्लोराइड में H2 ऐड करते हैं तो ये HCl बाहर निकल जाता है ना, माइनस क्या हो गया, तो क्या बनेगा बोलो बोलो, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बन गया ना। तो आंसर ए इज करेक्ट। इस रिएक्शन का नाम क्या है, आप बताओ, आप लोग बताओ, बोलो इस रिएक्शन का नाम क्या है, बोलो। हाँ जी, जब बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन किया जाता है तो अल्डिहाइड बनता है, क्या रिएक्शन का नाम है, बोलो। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रोजेनमन रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन करता है, याद आया क्या, रोजेनमन रिडक्शन। क्या पढ़ाई कर रहे, एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी sp2 hybridized carbon atom in the following structure, how many sp2 hybridized carbon atom in the following structure। देखो sp2 hybridized carbon atom ढूंढना है, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, CH3। How many sp2 hybridized carbon atom and how many pi bonds present in the following structure। बताओ सनिया, क्या कर रहे हो आप ये, हाँ ध्यान नहीं है क्या, ध्यान है नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो ये, बताओ। How many sp2 hybridized carbon atom in the following structure and how many pi bonds। सबसे पहला ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, 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 ये sp2 है ना, ये कौन सा है, sp, ये कौन सा है, sp, ये भी कौन सा है, और ये sp3 है ना। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, ये 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3 और ये 3 है ना। हाउ मेनी sp2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन पढ़ता हूं, 7 5 7 5 8 6 8 5 7 6, तो 7 sp2 कार्बन और 6 पाई बॉन्ड। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे वो देखते हैं बाद में, ठीक है। तो बताओ अभी इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो अभी हमने देखे, मतलब ऑब्वियसली जो आपका चैप्टर खत्म होने का है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, लेकिन जो हो गया उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन नहीं जमे। कोई ऐसा आपको क्वेश्चन नजर आया क्या, ऐसा बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आया, बोलिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। तो मॉरल ऑफ स्टोरी यही हो रही कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट दिमाग में घुसाओ, कंसेप्ट पूरे दिमाग में लो, और जब कंसेप्ट पूरे अच्छे से आ जाएगा ना तो आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे रट्टाबाजी नहीं चलती, कुछ कुछ जगह रट्टाबाजी चलेगी, जैसे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री आपको क्या करना है, याद ही रखना है एट एनी कॉस्ट, याद ही रखना है, समझ रहे हो, ज्योमेट्री याद रखनी है कुछ कुछ जगह की, एक्सेप्शन जो है वो याद रखने हैं, उसमें लॉजिक नहीं लगते, लेकिन बाकी जगह तो पूरे हमारे लॉजिक के बेसिस पे होते हैं। और वो पूरा लॉजिक आपका स्ट्रांग कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, आपको पूरे कंसेप्ट पता होंगे, तब आप आसानी से ये कर सकते हो। तो हार्डली अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे थे, कुछ कुछ देखो मोलालिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक पढ़ा हम लोगों ने, आइसोटोनिक पढ़ा है ना हम लोगों ने। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसका, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, क्या सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, सेम होता है। ऐसे ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। मोलारिटी का बॉयल्स लॉ का P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है ना, तो बोला कि भाई V2 बताओ कितना होगा, तो V2 को इधर लेके कैलकुलेशन करके V2 बताना है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में, और जेई में भी थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट वही रहेंगे लेकिन थोड़े पैटर्न चेंज हो जाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर डायग्राम बड़े बड़े हो जाते हैं ना, बाकी कंसेप्ट तो वही रहने वाले हैं।
तो बहरहाल जो भी हमने देखा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको दिमाग में रखना है। अभी रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका और लॉजिक बढ़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही लॉजिक बढ़ेगा, थ्योरी पढ़ने से लॉजिक आपका डेवलप होगा, मतलब बेस तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन से आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया आप लोगों को, थोड़ा आप लोगों का सेल्फ स्टडी कम हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ये आपको भी रियलाइज कहीं ना कहीं हो रहा है कि पढ़ा हुआ अगर नहीं आ रहा है तो ये टेंशन वाली बात है। देखो नहीं पढ़े, है ना, नहीं पढ़े और क्वेश्चन आ रहा है तो बात अलग है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने वो पढ़ा है, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब फॉल्ट ये है कि आपका प्रिपरेशन वीक हो रहा है। आपका प्रिपरेशन क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। अब मैं 12th वाले बच्चों से रोजेनमेंट एक्सपेक्ट कर सकता था, है ना। अगर ये आंसर नहीं दे रहे हो तो देखो प्रिपरेशन कितना वीक हो रहा है कि रोजेनमेंट याद नहीं आ रहा। आपको नेमिंग रिएक्शन पूरे याद होना चाहिए। रोजेनमेंट क्या था, स्टीफन क्या था, मेंडियस क्या था, है ना, बर्च क्या था, गेटरमैन क्या था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या था, हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट क्या था। ये सब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, काहे की प्रिपरेशन कर रहे हो? कंपटीशन की ना। तो ये याद रखना पड़ता है। पढ़ के निकल गए ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी आपको याद रखना है, अभी ये बिल्कुल चलेगा नहीं। मैं अभी जब जब क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो मैंने पढ़ाए हुए अगर तुम लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अच्छे से ऑनेस्टी के साथ जो भी जितना भी टाइम बचा है उसमें पढ़ाई करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और पूरे लॉजिक हमको डेवलप करने हैं। काफ़ी मैंने मैच द फॉलोइंग के तो आपके बता ही दिया किस तरीके से करना है। कुछ कुछ ही पता लग गए तो बाकी का वैसे ही हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। तो तब तक अपना ख्याल रखो ऑनलाइन वाले भी, और आई होप आप लोगों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।